हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। सामान्य हिंदी से टॉप के 40 सवाल जो कि आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती वीडियो है। आप लोगों को फुल वॉच करना है पूरी वीडियो को। इसी प्रकार से आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियोस लाता रहूँगा। सबसे पहला सवाल देखिए, मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी आता है। वह चौथा आश्रम कौन सा है? चौथा आश्रम बताइए। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताता हूँ। देखिए, मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर उसके पूरे संपूर्ण जीवन काल को 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया था। अब ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये आपका 25 वर्ष तक होता है। ये 25 वर्ष तक चलता है ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम की जो समय सीमा होती है वो होती है 25 से 50 वर्ष, यानी प्रत्येक 25-25 वर्ष चलता है। ये जो वानप्रस्थ है इसकी जो आयु निर्धारित है 50 से 75 वर्ष। और इसके बाद में चौथा नंबर आता है संन्यास आश्रम का। आपका ऑप्शन संन्यास सही है। संन्यास आश्रम की जो समय सीमा है वो है 75 से 100 वर्ष। तो इस प्रकार से मनुष्य की आयु को 100 वर्ष आधार मानकर उसे 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया। चारों आश्रम की समय सीमा आप लोगों को बता दी गई है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो बता पाएंगे, क्योंकि ये यूपीएसआई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 2 की तरफ। आज का सबसे बड़ा संकट क्या है? मनोरंजन है, रोजगार है, गरीबी है, या फिर जनसंख्या है? आपके अनुसार आपको बताना है। आपके अनुसार ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। देखिए, सबसे बड़ा संकट है बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो गरीबी, रोजगार, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो मेन कारण क्या है? वो है जनसंख्या। आप लोगों को मेन कारण के तहत उत्तर करना था। तो आप लोगों का आंसर इस सवाल का डी विकल्प गया दोस्त। आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है? अपरिपक्व, अनुभवहीन, वयस्क या अशक्त? प्रौढ़ का मतलब समझिए। प्रौढ़ का मतलब होता है बूढ़ा। क्या होता है दोस्त? वो होता है बूढ़ा। जब आदमी थोड़ा सा उम्र दराज हो जाता है, ठीक है, जब बूढ़ा हो जाएगा तो फिर कैसा हो जाएगा? फिर वो वयस्क। तो इस सवाल का राइट आंसर था वयस्क। अब इस प्रौढ़ के अन्य अर्थ क्या क्या हो सकते हैं? कुछ अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। वयस्क हो गया। हम इसे वयोवृद्ध भी बोल सकते हैं। आपको पता है दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था भारत का। वयोवृद्ध हो गया, ठीक है। और इसे हम परिपक्व भी बोल सकते हैं। परिपक्व भी बोला जा सकता है इसको। इसको प्रधान भी बोला जा सकता है। प्रधान भी बोल सकते हैं प्रौढ़ को। अपरिपक्व को मतलब जवान वगैरह बोल सकते हैं। अनुभवहीन, जिसके पास में अनुभव की कमी हो। अशक्त, जो किसी काम को करने में सक्षम ना हो, उसे अशक्त बोल सकते हैं। तो प्रौढ़ का अर्थ था यहाँ पे वयस्क। आगे बढ़िए सवाल नंबर 4 की तरफ। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? उपाय से संबंधित कौन सा नहीं है? तरकीब, साधन, विलक्षण या युक्ति? जरा बताएंगे। तो देखिए, उपाय, उपाय का मतलब आप लोग कोई तरीका लगा रहे हैं, तरकीब लगा रहे हैं, तो तरकीब तो है भाई, ठीक है। साधन भी है भाई, कोई तो उपाय करो, कोई तो साधन होगा। कोई तो युक्ति लगाओ, युक्ति भी है। विलक्षण ही नहीं है। विलक्षण इसमें से उपाय से संबंधित नहीं है। विलक्षण किससे है? विलक्षण कहते हैं जो असाधारण हो। असाधारण हो अर्थात जो साधारण ना हो, ठीक है ना। साधारण और एक है असाधारण। असाधारण का मतलब है, विलक्षण का मतलब होता है बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला। जो असाधारण है ना, उसके जैसा कोई और नहीं है। तो इस प्रकार से सी विकल्प में से अलग था। सवाल नंबर 5 में बताइए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है? जिसमें निश्चित संख्या नहीं दी हुई हो। कुर्ते के लिए 2 मीटर, 2 मीटर यहाँ तो निश्चित कर दिया गया। 1 किलो यहाँ पर भी निश्चित है। चाय में 50 ग्राम चीनी, तो यहाँ पर भी निश्चित है। सैकड़ों लोग मारे गए, ये सैकड़ों वर्ड, पता ना सैकड़ों में कितने मारे गए हैं। तो ये तीसरा वर्ड इसमें से, है ना, तीसरा जो वर्ड है सैकड़ों, ये इसमें से निश्चित संख्यावाची विशेषण की तरफ इशारा नहीं करता। विशेषण के भेद होते हैं 4। एक होता है गुणवाचक, संख्यावाची, परिमाणवाची विशेषण, संकेत या सार्वनामिक विशेषण।
ये 4 भेद होते हैं। विशेषण का कार्य होता है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताना। अगला सवाल नंबर 6 देखिए, पुष्कर का अर्थ क्या होता है? नदी का नाम, मूसक, ट्रेन का नाम या फिर सरोवर। मुझे पुष्कर जो दे रखा है, तो देखिए भाई पुष्कर जो होता है ये तालाब का पर्याय होता है, तालाब का पर्यायवाची, ठीक है ना, तालाब का पर्यायवाची होता पुष्कर, ठीक है। और यहाँ अगर मैं देखूं तो सरोवर इसके अर्थ में दे रखा है, बिल्कुल राइट, सरोवर, ठीक है। ये जो मूसक है ये किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? ये दोस्त चूहा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, चूहा, मूसक वाहन, जैसे कि गणेश जी का पर्यायवाची है मूसक वाहन, है ना। तो मूसक का अर्थ होता है चूहा, ठीक है। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर, तड़ाग, तालाब, है ना। तो जलाशय इत्यादि ये भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है, मैंने आम ले लिया है। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, आप लोग पकड़िए कौन सा इसमें से सही होगा। हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं। तो देखिए मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन रूप होगा मैंने आम ले लिए हैं। तो 7 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल राइट जाएगा, ठीक है। मैंने आम ले लिए हैं। सवाल नंबर 8 देखो, जटिल का अर्थ क्या होता है? जटिल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए जटिल का मतलब होता है कोई चीज़ उलझी हुई है, उलझी हुई यानी कि कोई चीज़ कठिन है, यानी उलझा हुआ होना, जटिल का अर्थ, है ना। व्यर्थ, पेचीदा, तो तुम कहोगे पेच फंसा हुआ भाई, जटिल है, तो इसे पेचीदा कह सकते हैं। तो जटिल का अर्थ यहाँ पे पेचीदा होगा, बिल्कुल राइट। इसके साथ साथ में कौन सा और अर्थ इसका हो सकता है जटिल का, तो वो भी लिख लो। वो क्लिष्ट भी हो सकता है, क्लिष्ट भी इसी का अर्थ है। दूसरा विकट भी इसी का अर्थ होता है, विकट, जटिल का मतलब विकट भी होता है, ठीक है ना, पेचीदा भी होता है। तो ये सारे अर्थ इसके होते हैं, उलझा हुआ भी होता है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यर्थ का मतलब होता है कोई चीज़ बेकार, असंभव का मतलब जो चीज़ संभव ना हो, गंदा का मतलब तो आप लोग समझ गए, मैला वगैरह। आगे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करिए कि सही वाक्य कौन सा है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, या मैं आपको प्रणाम किया हूँ, ये तो गलत ही है। मैंने आपको प्रणाम किया था, आपसे नहीं, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा नंबर, मैंने आपको प्रणाम किया था। 9वां नंबर सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 10 है, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द क्या है? पतला, गड्ढा, सुख, दुख। तो भाई पतला, गाढ़ा का यहाँ विलोम शब्द हो जाएगा पतला, ठीक है। सुख का विलोम शब्द हो जाएगा दुख, सुख का विलोम दुख, ठीक है। गाढ़ा का वो हो जाएगा पतला। गड्ढा का, गड्ढा का हो जाएगा समतल, समतल जिसमें समान तल हो। धीड बोलते हैं एक मतलब आचरणहीन व्यक्ति को, तो इसका विलोम हो जाएगा विनीत, विनीत इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। चलो, वैसे धीट जो बोलते हैं ना वो निर्लज को बोलते हैं, जिसके अंदर कोई लज्जा ना हो, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 है, जिंदगी नुमा के लेखक कौन है? जिंदगी नुमा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबोती, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी या फिर कालिदास। जिंदगी नुमा के लेखक कौन है बताइए। ये एक उपन्यास है जिंदगी नुमा, और ये किसके द्वारा लिखित है? इसकी लेखिका है कृष्णा सोबूती। जिंदगी नुमा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबूती हैं, ठीक है। इनकी जो अन्य कृतियां हैं उसमें मित्रों, मरजानी भी है, सूरजमुखी, अंधेरे के, है ना, दिलोदानिश भी है, समय सरगम भी है, गुजरात, पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान है। ये काफ़ी सारे मतलब और भी इनके कृतियों में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु खाली स्थान के पूर्व समुद्री तट पर शिवलिंग खाली स्थान किया था। रिक्त स्थान को उचित विकल्प से चुनकर भरिए। तो आप लोग लगाइए बुद्धि, भरिए इसे। श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व या सेतु जोड़ने के पूर्व, सेतु लांघने के पूर्व तट पर शिवलिंग ध्यान किया था, स्थापित किया था। तो बिल्कुल सही है, श्री राम ने निर्माण के पूर्व
समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। शिवलिंग स्थापित किया था श्री राम ने। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल इसमें राइट होता। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 करिए। सवाल नंबर 13 है, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन, फटाफट से बताइए। ये एक उपन्यास है मिलजुल मन, और ये जो है 8 उपन्यासों में से एक है। किसी लेखक के 8 उपन्यासों में से एक है ये मिलजुल मन। तो सही आंसर है, ये मिलजुल मन किसकी रचना है? ये मृदुला गर्ग की रचना है ना? ठीक है ना? मृदुला गर्ग द्वारा लिखित 8 उपन्यासों में से एक है। इसके अन्य जो उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्त कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब और वसु का कुटुंब, ये ये मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। 14वां नंबर, राजन। राजन का तो पता ही है कि ये तो मेल वर्जन है, आपको तो फीमेल वर्जन चाहिए। ठीक है, छात्र, ये भी मेल हैं। छात्र जा रहे हैं, राजन आ रहे हैं, सागर बह रहा है। अग्रजा, अग्रजा का मतलब होता है जो आपसे अग्र में जन्मा हो। राजन, छात्र, सागर ये पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि अग्रजा, देखिए अगर ये होता अग्रज, अग्रज, तो अग्रज का मतलब होता है पहले जन्मा हुआ, और अग्रजा का मतलब होता है फीमेल यानी कि बेटी, है ना? बेटी, बेटी की तरफ इशारा है इसका। अग्रजा, अग्र यानी पूर्व में जन्मी हुई, तो ये स्त्रीलिंग वर्ड हो जाएगा। अगर अग्रज होता तो मेल होता। अग्रजा है, जैसे कि आपने देखा होगा अज, अज का मतलब होता है बकरा, लेकिन अगर लग जाए उसके साथ में अजा तो वो बकरी हो जाती है। इसी प्रकार का है अग्रजा। अगला सवाल करिए। 15वां नंबर, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मोरों के पंख सुंदर होता है, नहीं जी, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है। ठीक है, मोरों के पंख नहीं, यही सही है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ये बी विकल्प बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा, खाली स्थान, महेश, ये तीनों खाली स्थान जगत का संचालन करती हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प बताइए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियाँ, अपने ऑप्शन पर विचार करिए। ये तीनों देवियाँ, अब देवी क्यों है ये तो देवता हैं। ये भगवान ब्रह्मा, महेश किसके लिए कहते हैं? शिव के लिए कहते हैं महेश। ठीक है, ऋषि नहीं, तो फिर कौन सा जाएगा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। इस प्रकार से आपका ए विकल्प राइट था। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करिए। ललित को 2 बेटियां हैं, नहीं जी, ललित को 2 बेटियां क्यों होंगी? गलत। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी नहीं कसौटी होना चाहिए था। डर के मारे चोर दौड़ गया, डर के मारे चोर दौड़ गया, ये भी नहीं है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल इसमें सही लिखा हुआ है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब ये यहाँ पे दौड़ गया, डर के मारे चोर भाग गया, ये होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? जरा बताइए। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते पर ही उसका सारा मन डोल गया। सवाल नंबर 18 कौन सा आएगा? जरा बताइए। पीपर पात, देखिए पीपर का पत्ता, पीपर पात, अब मैंने आपको बताया था जिसका कोई मान हो उसे उपमान कहते हैं। पीपर का पत्ता ये फेमस चीज़ है, तो इसे मैं नाम दूंगा उपमान। तो ये नाम क्या है? उपमान। सरिस क्या है फिर यहाँ? सरिस क्या है? ये है भैया आपका साधारण धर्म। ठीक है, मन, मन क्या है? उपमेय। ठीक है ना? और ये सरिस जो है ना, सरिस, ये आपका साधारण धर्म नहीं है, ये आपका वाचक शब्द है। वाचक सा, सी से समसमान सरिस, और डोला है आपका साधारण धर्म। ये आप लोग थोड़ा सा इसमें दोबारा से एडिट करके याद रखो। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर जाएगा उपमान। पीपर का पत्ता जो है वो फेमस हो सकता है। सियार का गुण स्वभाव, खाली स्थान और खाली स्थान, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प जानिए। सियार, सियार का मतलब होता है गीदड़, धूर्त भी कह सकते हैं सियार को, चालाक भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी सोच सकते हो। तो सियार का गुण स्वभाव जो होता है गीदड़ का, वो कैसा होता है? एक तो धूर्त होता है, दूसरा चालाक होता है। ठीक है ना, तो याद रखना, सियार का गुण स्वभाव धूर्तता
और चालाकी है। तो धूर्तता और चालाकी है, इसलिए बी विकल्प इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 देखिए, किंचित शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? किंचित तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? कुछ होगा, थोड़ा होगा, लेकिन होगा, परंतु होगा, क्या हो सकता है? तो किंचित, किंचित का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। तो ये अगर तद्भव रूप पूछा है तो आप लोग आंसर करना है इसका कुछ, क्योंकि आप लोग फिर इसका आंसर क्या करोगे? थोड़ा करोगे। ठीक है। अब आप कहेंगे थोड़ा क्यों नहीं आंसर किया? इसका थोड़ा का तत्सम रूप जो होता है ना, मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो होता है स्तोक। स्तोक इसका तत्सम रूप होता है थोड़े का। और किंचित के लिए आप लोग कुछ ही आंसर करना। ठीक है ना। थोड़े का मैंने आपको बता दिया, थोड़ा का तत्सम रूप जो होता है वो स्तोक होता है। अगर आपसे पूछे स्तोक का तो फिर आपको आंसर थोड़ा करना था, तद्भव रूप। आगे, झूठा सच का लेखक कौन है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झूठा सच। यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरणगुप्त। तो झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी एक उपन्यास है, झूठा सच। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करो। सही वाक्य कौन सा है? तुम इसका दाम देते जाओ। जाओ गलत लिखा हुआ है, गलत है ये तो। अच्छा, तुम इसके दाम देते जाओ, चलो इस पर विचार करेंगे एक बार। तुम इसका इसका दाम देते जाओ गलत है। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। अब दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। तो यहाँ अगर आपने आंसर अपना किया है, हाँ सेम ऑप्शन है, बी व डी में से कोई, दोनों में से एक, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। अगला देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। पंक्ति के आधार पर अलंकार चुनिए। मैंने आपको पढ़ाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। भेद रहित आरोप है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। मैं उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और ये एग्जाम्पल मैंने जब क्लास कराई थी उसमें ऑलरेडी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। आगे, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ, तो मैंने उप का अर्थ आप लोगों को उपसर्ग जब पढ़ाए थे उसमें भी बताया था। उप प्लस सर्ग, यानी समीप आकर कोई चीज़ की रचना करना। तो उपमा में उप का अर्थ होता है समीप में, यानी परस्पर आना, परस्पर, ठीक है ना, समीप आना, याद रखना। आगे सवाल नंबर 25 देखो, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बड़ा काम करना, गद्दार, भाग जाना, या फिर कलंकित होना। काफूर होना, फुर्र, काफुर हो गया, फुर्र हो गया, यानी कि भाग जाना। अगर आपने आंसर किया तीसरा विकल्प तो बिल्कुल ठीक है, भाग जाना होता है। आगे बढ़ते हैं, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ध्यान से देखना, एक एक याद हो जाएगा। ठीक है, रेहन पर रघु नामक उपन्यास के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, मैत्री पुष्पा, दूधनाथ सिंह। तो राइट आंसर जाएगा काशीनाथ सिंह। ये रेहन पर रघु उपन्यास के लेखक हैं और इन्हें वर्ष 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है ना। इनके अन्य उपन्यास में अपना मोर्चा, काशी का 80, महुआ चरित्र तथा उपसंहार आदि शामिल हैं। अगला देखिए, लाल पीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड करना, या फिर लाल और पीला रंग डालना। तो लाल पीला होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत क्रोध करना। क्या करना? बहुत क्रोध करना। ए विकल्प बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, 28 नंबर विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, यानी कि मेल शब्द कौन सा है? तेजस्वी है, तपस्विनी है, हंसिनी है, या फिर परोपकारिणी है। तो आपको अब की बार फंस जाओगे। तपस्विनी, तपस्वी मेल, तपस्विनी ये तो फीमेल, ये तो फीमेल है। हंस, हंसिनी ये भी फीमेल है। परोपकार, परोपकारिणी, परोपकारी, परोपकारिणी ये भी फीमेल है। मेल बचा तेजस्वी, तेजस्विनी होता तो फीमेल हो जाता। तो आप कहेंगे सर ए विकल्प बिल्कुल राइट बच रहा है इसमें। सवाल नंबर 29 देखिए, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए कौन सा है? वह काम बहुत
ढंग से करते हैं। वाक्य की पहचान होती है ता, ती, ते। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द, वो वाक्य किसके होते हैं? वो वाक्य होते हैं वर्तमान काल के। वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में भी जिसके पीछे ताती ते लगी रहती है वो सामान्य वर्तमान का होता है। काल के भेद तीन होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान काल के भेद होते हैं 5, भविष्य काल के भेद होते हैं 6, और भविष्य काल के भेद होते हैं 3, और भूतकाल के भेद होते हैं 6। 563, यानी वर्तमान काल के भेद 5, भूतकाल के भेद 6 और भविष्य काल के भेद 3 होते हैं। और उन्हीं में से सामान्य वर्तमान की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अगला है सुप्त। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्त का विरुद्धार्थक यानी विलोम शब्द क्या होगा? सुप्त का, तो देखिए सुप्त का मतलब होता है सोने वाली कंडीशन, सोना, ठीक है। और जागृत का मतलब होता है जागना। तो सुप्त का विलोम शब्द होता है जागृत। डी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे जो घालक लिख रहा है ना, घालक, घालक का विलोम शब्द होता है पालक, यानी पालन करने वाला। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है पौरस्त्य, इस पौरस्त्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो इस पौरस्त्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पाश्चात्य। पाश्चात्य भी कह सकते हैं। और ये जो गर्मी है इसका विलोम शब्द होता है ठंडी, याद रखो। आगे बढ़िए, फिर से आप लोगों को फिल करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी खालिस्तान और परंपरा रही है। तो पहचानिए क्या हो सकता है आपके अनुसार इसमें उपलब्धियों। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें सही आंसर जाएगा, वो रही हैं प्राचीन काल के उपलब्धियों से लेकर, या प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर, है ना, शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी अनूठी परंपरा रही है। तो बी विकल्प इसमें बिल्कुल राइट था। सवाल नंबर 32 देखो, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए वाक्यों में से उस उक्ति का चयन करो, उसे क्या नाम देंगे? लोक यानी संसार में जो उक्ति प्रचलित है उसे क्या कहते हो तुम? लोकोक्ति, यानी लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। बहुत ही सिंपल है, ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो मुहावरा जो होता है उसे हम वाक्यांश कहते हैं, ठीक है ना, वाक्यांश भी नाम दे देते हैं उस मुहावरे को। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से संधि विच्छेद कौन सा होगा? अध्यापिकाओं का, अध्यापिकाएं, तो कौन सा हो सकता है? ए, बी, सी या डी? पहचानिए अध्यापिकाएं। तो देखिए अध्यापिका प्लस ए, जिस पे ये वाला बिंदु लगा हुआ है, ये बिल्कुल इसका सही संधि विच्छेद है। सी वाला विकल्प बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगरों का नाम बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन, 3 नगर के नाम बताइए। ठीक है, कौन सा हो सकता है? 3 नगरों के नाम बताइए। तो देखिए सही आंसर है 3 नगरों के नाम बताएं। 3 नगरों के नाम बताइए, ये ठीक है, सी ऑप्शन। अगला सवाल है, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मुक्ति बोध के लिए? 1966 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था जैनेन्द्र कुमार को। ठीक है, तो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को जो दिया गया था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1966 में। 1966 में, ये याद रखना। ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर है। जैनेन्द्र कुमार के अन्य उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन आदि शामिल हैं। अगला सवाल, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? प्रविशेषण वो है जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करता है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, भूख तो है लेकिन थोड़ी ही। ठीक है, अरे बहुत सुंदर, सुंदर की विशेषता बता दी बहुत। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, कुछ ज़्यादा खट्टे तो हैं लेकिन कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। ठीक है, बच्चे समझदार हो गए, इस वाक्य में ही प्रविशेषण नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन, निरंतर खालिस्तान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। हंगामा करने से, कार्य करने से, चित्कार करने से, प्रयास करने से।
तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो इस सवाल में डी ऑप्शन राइट था। सवाल नंबर है 38, बोध शब्द का समानार्थी क्या होता है। देखिए, बोध का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान, है ना। बोध गया, ज्ञान वाली चीज। तो देखिए, बोध का अर्थ शांत तो हो नहीं सकता। विस्मृति का मतलब होता है याद दिलाना, ये भी नहीं हो सकता। बोझ नहीं हो सकता। अनुभूति होता है, अनुभूति यानी फील, यानी किसी चीज का ज्ञान। तो बोध का सही समानार्थी शब्द होता है अनुभूति। अगला सवाल, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। घटा घटा दो बार आया है, और यमक यमक से मैंने आपको याद कराया था, यमक यमक कनक कनक, यमक यमक कनक कनक ऐसे याद कराया था। एक बार की घटा का मतलब बादल वाली घटा, और एक बार की घटा का मतलब होता है कम होना। दो वर्ड आए हैं, यमक यमक कनक कनक, तो यमक अलंकार है, इसमें आप लोग बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हैं। जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो जाए परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रस्तुत वाक्य काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द दो बार आया है। पहली घटा का अर्थ होता है मेघमाला, और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना। सवाल नंबर 40, थोता चना बाजे घना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज करना, क्या हो सकता है। तो देखिए, थोता चना बाजे घना इसका मतलब है दिखावा तो बहुत परंतु सार ना होना, यानी वैसे उसके पास में कुछ नहीं है लेकिन दिखावा बहुत है। तो ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर है। 40 सवाल थे आज की वीडियो के टॉप मोस्ट। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के पास में। जय हिंद।